अच्छा, आज मैं आपके साथ एक किस्सा शेयर करती हूँ। जब मेरी शादी हुई थी तब मेरे पहले दिन पर ससुराल में इतने सारे लोग थे कि लग रहा था कि अभी तक शादी ही चल रही है हमारी, और कोई जैसे अपने घर गया ही नहीं। लेकिन यकीन मानिए, वो बस घर घर के ही लोग थे। और उन सबको देखकर जब मेरी बारी आई रसोई बनाने की, तब तो मेरी हालत खराब हो चुकी थी, जिस वजह से मेरी पहली रसोई को मेरे ससुराल वाले आज भी याद करते हैं। अरे इसलिए नहीं कि मैंने खीर अच्छी बनाई थी, बल्कि इसलिए कि मैंने खीर में शक्कर की जगह नमक डाल दिया था। अब ये तो हर लड़की के साथ होता ही है, क्योंकि इतने सारे लोग देखकर कोई भी नई दुल्हन घबराई जाती है। लेकिन एक लड़की ऐसी भी है जो इससे बिल्कुल अलग थी। अच्छा, अब हम चल रहे हैं यार तुम्हारे ससुराल। काफी सारे लोग हैं वहां, तुम्हें घबराहट तो नहीं हो रही है ना? मुझे क्यों घबराहट होने लगी? और तुम कह रहे हो ज्यादा लोग हैं यहाँ, तो बस 20-25 लोग तो है। तुम तो इतनी खुश लग रही हो। पहला दिन है तुम्हारा ससुराल में, लग ही नहीं रहा कि तुम नई दुल्हन हो। लोगों से ही तो रौनक होती है अमित जी। आओ चलो सबसे मिलते हैं। शादी के बाद जब वैदेही पहली बार अपने ससुराल में आई तो उसे देखकर घर के सभी लोग खुश थे। लेकिन वैदेही के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात कुछ और थी। घर में लोग थे, बहुत सारे लोग। कोई बुआ सास, कोई चाची सास, कोई मामी, कोई नानद, कोई देवर, और ऊपर से मोहल्ले की 2-4 आंटियां भी शादी के बाद घर में ऐसे घूम रही थी जैसे इसी घर के सदस्य हों। बुआ जी, अब बैठिए ना, मैं पानी लेकर आती हूँ। और आप चाय पियेंगी क्या? मैं वो भी बना देती हूँ। अरे बहू, अभी अभी तो आई हो ससुराल में, तुम क्यों काम कर रही हो? अरे अपने ही तो घर है बुआ जी, इसमें शर्म कैसी? मैं अब भी बना कर लाती हूँ। अरे बहू, पहले थोड़ा आराम तो कर ले, सांस तो ले ले। मम्मी जी, ये तो हो ही जाएगा। पहले ये बताइए, नाश्ते में किसे क्या पसंद है? तुमने तो आती है सबका मेन्यू पूछना शुरू कर दिया। मेरे मायके में तो सुबह उठते ही यही पूछा जाता था, आज कौन क्या खाएगा? शारदा मुस्कुरा दी। उन्हें लगा लड़की बहुत जल्दी घुल मिल गई। शाम तक वैदेही को घर के लगभग हर सदस्य की पसंद पता चल चुकी थी। किसे कम मीठी चाय चाहिए, किसे ज्यादा अदरक, किसे बिना प्याज का खाना, किसे गरम रोटी, किसे ठंडा रायता। अमित तो जैसे अपनी पत्नी को देखता ही रह गया। तुमको इतने लोगों के नाम भी याद हो गए? नाम याद करना कौन सी बड़ी बात है? खाना तो मुझे सबके हिसाब से बनाना है, तो नाम तो याद रखने पड़ेंगे ना। पता चला बुआ जी के बदले चाची जी को बिना चीनी वाली चाय दे दी। और कल से अगर 20 लोग आ गए तो? 20 लोग? इतने कम? तुम्हारे घर में कितने लोग रहते थे? गिनकर बताऊं तो 18, लेकिन त्योहार में 25 से नीचे कभी नहीं गए। अमित ने सिर पकड़ लिया। अगले दिन वैदेही की पहली रसोई थी। शारदा देवी ने सोचा था, नई बहू है, 5-6 लोगों का खाना बनाएगी, थक जाएगी। लेकिन वैदेही ने तो पूरी रसोई संभाली। और तो और 1 घंटे में पूरी रसोई महकने लगी। पूरी, आलू की सब्जी, मटर पनीर, दाल, जीरा चावल, रायता, सलाद, खीर। बहू, इतना खाना किसके लिए बनाया है? सबके लिए। लेकिन यहाँ तो आज सिर्फ 15 लोग हैं। 15? मैंने तो 20 की तैयारी की है। सब हंस पड़े। शारदा देवी ने पहली बार मन ही मन सोचा, बहुत तो कमाल की निकली। खाने के समय वैदेही खुद बैठी ही नहीं, किसी की रोटी, किसी की सब्जी, किसी का रायता, किसी को खीर, वो हर किसी के पास जा रही थी। ताई जी, आपकी सब्जी में मिर्च कम रखी है, और चाचा जी आपकी रोटी अभी गर्म है, ये लीजिए। और बुआ जी, आपके लिए खीर अलग कटोरी में रखी है, वो शुगर फ्री है। सच बताओ तो आज तक मुझे इतने साल हुए हैं शादी किए, लेकिन मैं भी सबकी अलग अलग पसंद कभी याद रख नहीं पाई। लेकिन इसने तो आते ही रसोई ऐसे संभाली जैसे सालों से यही हो। मम्मी जी, हमारे घर में खाना बनाना नहीं, लोगों को खिलाना सिखाया जाता है। इतने लोगों को खाना और पसंद जानना मेरे लिए तो बस चुटकियों का काम था। शादी के 2 दिन तक घर में मेहमान और चहल पहल थी, तो रसोई में भी अलग अलग चीजें बनती रहती थी। लेकिन अगली सुबह घर की तस्वीर बदल गई। एक एक करके सारे रिश्तेदार अपने अपने घर चले गए। जो घर कल तक आवाजों से भरा हुआ था, आज वहां ऐसी शांति थी कि वैदेही को अपने कानों पर शक होने लगा। वो कमरे से बाहर आई। बैठक खाली, आंगन खाली, बरामदा खाली, रसोई खाली। बाकी सब लोग कहाँ हैं? अपने घर चले गए। लेकिन क्यों? तो अपने घर नहीं जाएंगे क्या? अच्छा, आपके चाचा चाची, ताया ताई जी ये सब साथ में नहीं रहते हैं? तो अब घर में कितने लोग हैं? पापा, मम्मी, तुम और मैं। बस? हाँ बस इतना ही। तुम्हारा काम भी जल्दी हो जाएगा। जल्दी कहाँ? मेरे पास काम होगा या नहीं, यही सोच रही हूँ मैं। ठीक है, चलो मैं चाय चढ़ा देती हूँ सबके लिए। वैदेही ने चारों तरफ देखा। उसे घर इतना खाली लग रहा था कि वो बार बार देखे जा रही थी। बस फिर रसोई में चली गई। उसने एक बड़ा भगोना उठाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। शारदा देवी पीछे पीछे पहुंची। क्या ढूंढ रही हो बहू? चाय का बड़ा भगोना। अब बड़ा भगोना क्यों? 4 लोगों के लिए छोटी पतीली में चाय बनती है। बहू, बड़े भगोने का क्या करोगी?
और यहाँ 4 लोग नहीं 3 लोग चाय पीते हैं। अमित चाय नहीं पीता। हमारे घर में तो सुबह चाय का भगोना देखकर लगता था कि घर में नहीं किसी रेलवे स्टेशन पर चाय बन रही हो, और यहाँ 3 लोगों की चाय बनानी है सिर्फ। वैदेही ने बड़ी पतीली वापस रख दी, फिर छोटी पतीली निकाली, लेकिन उसका मन अब भी छोटी पतीली में नहीं समा रहा था। सुबह की चाय बनाकर उसने सास ससुर के कमरे में रखी, अमित के सामने पानी का ग्लास रखा, फिर तीनों को कुछ देर देखती रही। मम्मी जी, आप लोग रोज ऐसी ही चुपचाप चाय पीते हैं? हाँ बहू, क्यों? कुछ बातें नहीं होती? बातें तो होती है। अच्छा, क्या बातें करते हैं आप लोग? सुबह मौसम की, दोपहर खाने की, रात टीवी की, देश दुनिया का हाल। और आप? मैं तो ऑफिस चला जाता हूँ। वैदेही ने गहरी सांस ली। उसे लगा यहाँ लोग रहते नहीं, बस आते जाते हैं। अगले दिन सुबह शारदा देवी ने देखा रसोई में 2 कप ज्यादा रखे हैं। उन्होंने चौंक कर पूछा, बहू ये 2 कप किसके लिए है? सामने वाली कमला आंटी और उनके पति के लिए। उन्हें क्यों बुलाया? चाय पीने। अरे लेकिन वो अपने घर चाय नहीं पीते क्या? पीते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ आकर पियेंगे तो घर में 4 लोग हो जाएंगे। शारदा कुछ बोलती उससे पहले ही दरवाजे की घंटी बज गई। कमला आंटी अंदर आई। वो भी हैरानी से देख रही थी, क्योंकि उन्हें भी पता नहीं था कि वैदेही ने उन्हें क्यों बुलाया है। अरे बहू, इतनी सुबह बुलाया, कोई काम था क्या? नहीं आंटी, बस चाय पीनी थी। तेरी बहू ने हमें चाय पर बुलाया? कमला ने शारदा की तरफ देखा। शारदा ने आंखों ही आंखों में कहा, मुझे भी नहीं पता। 2 दिन तक यही चलता रहा, कभी कमला आंटी, कभी सामने वाले शर्मा अंकल, कभी पड़ोस की राधा। एक दिन तो उसने गली के चौकीदार को पकड़ लिया और उनके साथ बैठकर गप्पे लड़ाने लगी। लेकिन अब एक नई मुसीबत शुरू हो गई। वैदेही ने काम वाली को घर से निकाल दिया। राधा, तुम कल से मत आना। दीदी, मैंने कुछ गलती कर दी क्या? अरे कोई गलती नहीं की, हमारे घर में काम ही कितना है, मैं 1 घंटे में सब कर लेती हूँ। राधा, अरे दीदी, बाकी बहुओं को देखो न कैसे आराम करती है, काम वाली को रखती है काम के लिए, अब काय को मेरे पेट पर लात मार रही है। अरे लेकिन क्या जरूरत है बहू राधा को निकालने की? लोग क्या सोचेंगे कि हमने बहू के आते ही काम वाले को निकाल दिया, उस पर अत्याचार कर रहा है। अरे मम्मी जी, अत्याचार तो तब होगा ना जब मेरे पास करने को कुछ नहीं होता है। राधा काम करती तो मेरे पास करने को कुछ नहीं होता। कैसी सनकी बहू है आपकी, जाती है मैं। काम की कमी से किसी को परेशान होते पहली बार देख रही हूँ। मम्मी जी, मैं बड़े परिवार में पली हूँ ना, मुझे काम कम नहीं, लोग ज्यादा चाहिए अपने आसपास। यहाँ तो ऐसा लगता है मैं किसी खाली भूत बंगले में रहती हूँ। वैदेही, क्या करे हम तुम्हारा। अपनी बोरियत से बचने के लिए धीरे धीरे वैदेही ने पूरे मोहल्ले को अपने घर का हिस्सा बना लिया। शाम को बच्चों का खेल, रात को पड़ोस की आंटियों की चाय, रविवार को गोविंद जी के दोस्त, और हर दूसरे दिन किसी न किसी के लिए खाना। एक दिन अमित ऑफिस से घर आया तो देखा बैठक में 8 लोग बैठे हैं। कमला आंटी शारदा के साथ सब्जी काट रही है, गोविंद जी शर्मा अंकल के साथ शतरंज खेल रहे हैं, और वैदेही रसोई से आवाज लगा रही है, अमित, आते समय धनिया क्यों नहीं लाया? मेरे घर में इतने लोग कब से रहने लगे? जब से ये तुम्हारी पत्नी आई है तब से हम अपने घर में कम यही ज्यादा रहते हैं। कुछ भी करती है लड़की, पूरा घर लोगों से भर रखा है। तुमने पूरे मोहल्ले को घर में क्यों भर रखा है? आपको अच्छा नहीं लगता? अमित, मेरे घर में कभी खाना बनाते समय ये नहीं सोचना पड़ता था कितनी रोटियां बनानी है। क्यों? क्योंकि हमेशा कोई ना कोई ज्यादा खा लेता था, कोई देर से आता था, कोई अचानक आ जाता था, घर में शोर रहता था। यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी लगता है जैसे घर सांस रोक कर बैठा है। तो तुम चाहती हो कि हमारा घर भी वैसा ही हो, लेकिन वैदेही हर घर वैसा नहीं होता है। तुम सारा दिन लोगों को यहाँ बिठा कर रखती हो, शांति नहीं मिलती घर में। सॉरी, मैं तो बस अपना वक्त काटने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि यहाँ कोई किसी से बात ही नहीं करता। आप ऑफिस चले जाते हैं, पापा जी अखबार और टीवी देखकर पार्क चले जाते हैं, माँ जी ज्यादा बात नहीं करती। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं किसी योगा क्लास में बैठी हूँ। तुम और तुम्हारे बहाने मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। ठीक है, जो करना है करो। सही तो कह रहे अमित, मुझे उनके बारे में भी सोचना चाहिए। मैं तो बस अपनी बारे में सोचे जा रही हूँ। वैदेही और अमित के बीच बात होने के बाद वैदेही इस बारे में अमित से बात करती तब तक, लेकिन अगली सुबह वैदेही के मायके से फोन आया। बेटा, तेरी पहली पगफेरे की तारीख तय हो गई है, 8 दिन बाद हम तुझे लेने आएंगे। सच माँ? आपको पता नहीं मैं आज सबको कितना मिस कर रही हूँ। मेरे कान तरस गए हैं आप लोगों की डांट सुनने के लिए। इस बार पूरे 8 दिन रहना बच्चा, ठीक है? हम भी तुझे बहुत याद करते हैं। फोन रखते ही वैदेही की आंखों में चमक थी। वो पूरा दिन अपने घर जाकर क्या करेगी, किससे क्या बात करेगी, किस चाची से क्या बनवाएगी, किसके साथ गोलगप्पे खाएगी, यही सोचती रही।
इसलिए उसे पूरी रात नींद तक नहीं आई। और आखिरकार अगले दिन सुबह पग फेरे का दिन भी आ गया। सुबह से ही वैदेही अपने कमरे में सामान जमाने लगी। एक तरफ कपड़े, दूसरी तरफ मिठाई, माँ के लिए साड़ी, पापा के लिए कुर्ता, छोटे भाई के लिए उसकी पसंद की चॉकलेट। वो एक ही एक चीज याद करके रख रही थी। 8 दिन के लिए जा रही हो या 8 महीने के लिए? अरे इतने लोग हैं वहां, सबके लिए कुछ तो कुछ लिया है। और सबके साथ घूमने जाऊंगी तो कपड़े भी चाहिए होंगे ना, इसलिए सब कुछ रख लिया है। मुझे तो डर है कि तुम वापस आओगे भी या नहीं। जिस तरह से तुम जाने के लिए उत्साहित लग रही हो, उस हिसाब से तो तुम्हारा मन ही नहीं करेगा आने का। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? और आपको तो शांति मिलेगी, वैसे भी आपका घर अब धर्मशाला नहीं लगेगा। और तुम्हारे कानों को भी थोड़ी शांति नहीं, शोर मिलेगा। ठीक है, देखते हैं कौन पहले किसको याद करता है। अमित कुछ बोलता है उससे पहले बाहर से शारदा की आवाज आई। बाहर गाड़ी में वैदेही के माता पिता उसे लेने आए थे। बहू, तेरे माता पिता आ गए। कैसी है मेरी बेटी? बहुत अच्छी माँ। और ससुराल वालों को परेशान तो नहीं किया ना तूने? पापा जी, मैं कहाँ कुछ करती हूँ, आप ही ना। वो तो हमें भी पता है क्या करती है तू। इसकी सारा दिन ना बकबक चालू ही रहती है। परेशान तो किया है भाई साहब इसने हमें। मैंने? आपकी बेटी ने हमारे 4 लोगों के घर में 15 लोगों की जगह बना दी है। मैंने कहा था ना, ये कोई ना कोई कांड तो करेगी ही। देखा, सभी हंस पड़े। वैदेही अपने मायके चली गई। दरवाजा बंद हुआ और घर में अचानक सन्नाटा उतर आया। शारदा कुछ देर दरवाजे को देखती रही, फिर रसोई में चली गई। उन्होंने चाय बनाई, 2 कप, फिर अचानक रुक गई। उन्हें याद आया आज तो वैदेही नहीं है। उन्होंने 1 कप गोविंद जी के सामने रखा, दूसरा खुद लिया। गोविंद जी ने चाय का घूंट लिया। चाय तो अच्छी है, लेकिन पता है वैदेही के हाथों जैसी नहीं है, यही ना? आज कोई चाय पर घर नहीं आया क्या? अकेले चाय पीने में अब अजीब लग रहा है, पता नहीं क्यों। वैदेही नहीं है ना तो। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और चुप हो गए। आज दोपहर में शारदा ने खाना बनाया, सिर्फ 3 लोगों का। 1 कटोरी दाल, 1 सब्जी, 3 रोटियां। उन्होंने खाना टेबल पर रखा, फिर अचानक बोली, अरे वैदेही के लिए तो कुछ बनाया ही नहीं, उसे आलू कहाँ पसंद है। मैं अभी। वो मायके गई है शारदा जी। अरे हाँ, मुझे तो याद ही नहीं रहा। ठीक है, आप लोग खाना खाइए। क्या हुआ माँ, आप कुछ बुझी बुझी लग रही हैं? अरे नहीं, सब ठीक है, कुछ खास नहीं है। शारदा को पहली बार दाल फीकी लगी, जबकि नमक बिल्कुल सही था। शायद खाने में अब रस और हंसी नहीं थी जो वैदी के होने से इस घर में होती थी। शाम को दरवाजे पर घंटी बजी। शारदा ने सोचा शायद कमला आंटी होंगी, लेकिन बाहर कोई पार्सल वाला था। थोड़ी देर बाद शारदा ने खुद ही कमला आंटी को बुला लिया। शारदा, चाय पिएगी? नहीं। बहू नहीं है इसलिए मन नहीं लग रहा ना? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे हमें भी पता है, उस लड़की ने तुम लोगों को क्या हमें भी उसकी आदत सी लगा दी है। मुझे ना कई बार गुस्सा आता था कमला कि वो क्यों सबको घर बुलाती रहती है, सारा दिन ज्यादा खाना, ज्यादा चाय बनाती रहती है, हर काम एक्स्ट्रा करती है। लेकिन अब जब वो नहीं है तो ये शांति मुझे खाए जा रही है। सच कहूं तो हम मोहल्ले वाले भी यही सोच रहे थे कि वैदेही बिल्कुल पागल सी है, इतना सारा खाना चाय सब पर लुटाती रहती है, यहाँ तक कि चौकीदार को भी नहीं छोड़ती, उसके साथ भी गप्पे लड़ाती रहती है, जब देखो पड़ोसियों को घर बुलाती रहती है। लेकिन आज जब उससे गए 2 दिन ही हुए हैं तो ऐसा लग रहा है वो सिर्फ इस घर की नहीं, हम सबकी भी कुछ बन गई थी। वैदेही के बिना न घर में कोई आवाज थी, न ही कोई शोर शराबा, जिसके लिए आज तक उसे सभी कहते आए थे। आज अमित ऑफिस से घर आया तो उसने दरवाजा खोला तो कोई आवाज नहीं थी, जैसे घर में कोई जान ही नहीं थी। तुम सच में पूरे घर की आदत बन गई हो। लगता है अब मेरे कानों को भी ये शांति अच्छी नहीं लग रही है। दिन बीतते गए हैं। वैदेही के मायके में 8 दिन कैसे निकल गए उसे पता ही नहीं चला, लेकिन उसके ससुराल में 8 दिन 3 लोगों को बहुत लंबे लगे। आज बहू से बात हुई क्या? कब आ रही है पूछा? हाँ पापा, बात हुई, वहां भी सबको खाना खिला रही थी, लेकिन कह रही थी 8 दिन और रुकेगी, उसका मन नहीं लग रहा है वहां अब। क्या? तो तुमने मना क्यों नहीं किया? माँ मना कैसे कर देता, वो अपने माता पिता के घर पर रुकने के लिए कह रही थी तो। नहीं, उसे कहो कि पापा जी ने कहा है आज ही घर वापस आ जाओ। ससुराल वालों का कहना मानेगी नहीं क्या? आप कैसी बात कर रहे हैं जी? मैंने कहा ना उसे कहो वापस आ जाए। अमित और शारदा दोनों हैरान थे कि गोविंद वैदेही के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, लेकिन अमित ने पापा की बात मानकर आज के आज ही वैदेही को वापस बुला लिया। वैदेही का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन वो वापस आ गई। सॉरी बेटा, वो तेरे पापा जी को लगता है कि तुम्हारी कुछ ज्यादा ही याद आ रही थी उन्हें। कोई बात नहीं। वैदेही, आज क्या बना रही हो? आप जो कहें पापा जी।
एक काम करो, समोसे और जलेबी बना दो। जी मैं भी बना देती हूँ। 20-25 लोगों के लिए बनाना बहू। लेकिन पापा जी हम तो बस 4 ही है यहाँ। और हम भी तो आए हैं बेटा। हम यानी कि तेरा पूरा परिवार यहाँ आया है। पापा मम्मी चाची जी चाचा ताया जी सब लोग यहाँ। अरे तेरे ससुर ने कहा उन्हें भी कुछ दिन जॉइंट फैमिली के साथ रहना है, फिर क्या था हमें भी बुला लिया। और ये सब नहीं वैदे ही हम भी हैं। पापा आपने तो कमाल कर दिया, इतने सारे लोग तो हमारी शादी में नहीं थे जितने आपने जॉइंट फैमिली में बुला लिए। इसे परिवार नहीं अब जिला घोषित कर देना चाहिए। आद्या घर के बाहर सब्जी के ठेले वाले से सब्जी खरीद रही होती है, तभी उसकी पड़ोसन काव्या भी वहां सब्जी लेने आती है। अरे आद्या, आज पूरे परिवार को आलू की 10 वैरायटी खिलाने का इरादा है क्या? नहीं काव्या, 100 रुपए के 5 किलो आलू मिल रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना 5 किलो आलू ही ले लूं। घर में रहेंगे तो आलू की जरूरत तो पड़ती ही रहती है। मैंने सिर्फ आलू नहीं लिए, मटर गोभी गाजर ये सब भी तो लिया है। सही है, सस्ती सब्जियां घर के पास ही मिल रही है, तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। मैं भी ना 5 किलो आलू ले लेती हूँ। काव्या सब्जी खरीदने लगती है और आद्या सब्जियां लेकर घर के अंदर आ जाती है। आद्या आलूओं में से छोटे छोटे आलू चुनकर अलग कर लेती है। आज दम आलू बना लेती हूँ, अपने हाथों से मसाले कूटकर तैयार करूंगी और उसी मसालों में दम आलू बनाऊंगी, सबको अच्छा लगेगा। आद्या बड़ी मेहनत से अपने हाथ से कूटकर मसाले तैयार करती है और पूरे परिवार के लिए खाने में दम आलू और लच्छा पूनियां बनाती है। खाना बन जाने के बाद वो टेबल पर खाना लगाती है। मम्मी पापा ऋषभ सुशांत मेनका सब लोग आ जाइए, खाना लग चुका है। पूरा परिवार खाने के टेबल पर आता है और खाना शुरू करता है। आद्या बहू, तूने सिर्फ आलू की सब्जी बनाई है? नहीं पापा जी, मैंने मसाला भिंडी भी बनाई है। ये लीजिए आप लोगों की मसाला भिंडी। आद्या ने सबकी प्लेट में मसाला भिंडी भी सर्व की। आद्या बहू, तूने सिर्फ आलू की सब्जी बना दी, इसमें कुछ मटर वगैरह डाल के आलू मटर ही बना लेती। पापा जी ये दम आलू है, मैंने सोचा आप लोगों को दम आलू अच्छे लगते हैं, पसंद आएंगे, इसीलिए बना दिए। बहू मैंने देखा था तू आज सुबह गोभी और गाजर भी खरीद रही थी ना, तो आलू गोभी बना देती। आलू गोभी की सब्जी में भी बड़ा स्वाद आता है। आद्या, अगली बार मेरे लिए तुम जीरा आलू जरूर बना देना। ये आलू की तरी वाली सब्जी मुझसे नहीं खाई जाती। आलू की तरी वाली सब्जी तो भाभी ने अच्छी बनाई है, बस आलू गोभी मटर गाजर सब मिला के मिक्स वेज बना देती तो लच्छा पराठा के साथ खाकर मजा आ जाता। भाभी ने इतनी अच्छी तो तरी वाले दम आलू बनाए हैं, आप लोगों को पसंद क्यों नहीं आ रहे? भाभी मेरे लिए तो आप रोज तरी वाले आलू बनाना, सब्जी कोई भी बना लो लेकिन तरी वाले आलू जरूर होने चाहिए। परिवार में जितने लोग सबकी उतनी ही अलग अलग डिमांड। आद्या सबकी डिमांड सुनकर मन ही मन सोचती है, अब सबके लिए अलग अलग रेसिपी बनानी पड़ेगी। परिवार में 6 लोगों के लिए 6 तरह की रेसिपी। दूसरे दिन आद्या मटर छिल रही होती है। क्या बनाने जा रही है आद्या बहू? मम्मी जी मैं आलू मटर की सब्जी बना लेती हूँ। ला गोभी दे दे, मैं गोभी काट देती हूँ। मेरे लिए भी ना आलू गोभी की सूखी सब्जी बना देना। आद्या अपनी सास को किचन से गोभी लाकर देती है, तभी प्रमोद अपने कमरे से बाहर आता है। आद्या बहू, मेरे लिए आलू परवल की सब्जी बना दे। मुझे आलू के साथ परवल पसंद है, ये मटर और गोभी मुझसे नहीं खाए जाते। भाभी मेरे लिए तो वही तरी वाले आलू बनाना। तभी सुशांत की भी फरमाइश आ जाती है। भाभी मेरे लिए जीरा आलू बना देना। यार सबके लिए अलग अलग रेसिपी बनाने में मुझे कितना वक्त लग जाएगा। किसी को आलू गोभी खानी है, किसी को आलू मटर, किसी को जीरा आलू। एक ही घर में 5-6 तरह की सब्जियां बनाते बनाते मेरी कमर टूट जाएगी, किचन से बाहर आने का वक्त ही नहीं मिलेगा। लेकिन आद्या को सबके लिए आलू की अलग अलग रेसिपी बनानी ही पड़ती है। ये एक दिन की कहानी नहीं थी, अब रोज रोज उसके घर में सबकी अलग अलग डिमांड होती थी। किसी को ये नहीं खाना, किसी को वो नहीं खाना। घर वालों को खाना पसंद आए इसलिए आद्या खाने की वैरायटी चेंज करती रहती है, लेकिन उसमें भी घर वालों को चैन नहीं था। एक दिन, आद्या बहू तूने परसों ही तो आलू मटर बनाए थे, आज फिर मटर छिल रही है, आज कुछ और बना लेती। मम्मी जी आज मैं मटर पनीर बना रही हूँ। मटर पनीर तो सब लोग खा लेंगे ना। अरे परसों तो मटर खाए हैं, तो एक काम कर आज पालक पनीर बना ले। तभी अशोक कहता है, अरे नहीं प्रतिमा, उसे मटर पनीर ही बनाने दो, तुम सब्जी मत खाना। मैं सब्जी नहीं खाऊंगी तो सूखी रोटी कैसे खाऊंगी? आद्या बहू तो एक काम कर, पालक पनीर और मटर पनीर दोनों ही बना ले। रोज रोज वही हरी सब्जियां। अरे आज पनीर का टेस्ट कुछ तो अलग होना चाहिए। आद्या तुम शाही पनीर बना लो यार।
भाभी मेरे लिए तो सिंपल पनीर की भुजिया बना दो, मुझे पनीर सिंपल ही अच्छी लगती है। क्या बात है, आज तो पनीर ही पनीर है। आज कढ़ाई पनीर खाने का मजा आ जाएगा। आद्या भाभी, अब कढ़ाई पनीर बहुत अच्छा बनाती हो। भैया के बर्थडे वाले दिन आपने जो कढ़ाई पनीर बनाई थी ना, हाय उसका स्वाद मैं भूला नहीं। मेरे लिए तो वही वाले कढ़ाई पनीर बना देना। सबकी अलग अलग फरमाइशें सुनकर आद्या के पसीने छूट रहे थे। सुशांत, आज आप मटर पनीर, पालक पनीर या शाही पनीर में से कुछ एक चीज खा लेना। कढ़ाई पनीर मैं फिर कभी बना दूंगी। रहने दो, फिर मैं बाहर ही खा लूंगा। अरे नहीं, आप बाहर खाना क्यों खाओगे? मैं घर पर ही कढ़ाई पनीर बना देती हूँ बस। इस तरह आद्या को पनीर के 5 आइटम बनाने पड़ते हैं, सबकी चॉइस की अलग अलग सब्जी। आद्या का आधा से अधिक दिन किचन में ही गुजरने लगता है, जिसके बाद दूसरे कामों के लिए ना तो उसके पास वक्त बचता है, ना ही एनर्जी। इसी तरह से एक दिन वो सबके लिए एक ही तरह की सब्जी बना रही होती है, जिसके लिए वो दही में मसाला तैयार कर रही थी। तभी किचन में मेनका आती है। दही से क्या बनाने जा रही है भाभी? मेनका, आज मैं दही भिंडी बना रही हूँ। दही भिंडी का नाम सुनकर मेनका का मुंह बन जाता है। भाभी आपको तो पता है मैं दही वाली भिंडी नहीं खाती। क्यों? दही वाली भिंडी खाने में क्या प्रॉब्लम है? मम्मी मुझे दही भिंडी से एलर्जी है। भाभी आप मेरे लिए तवा भिंडी बना दो ना, दही भिंडी मुझसे नहीं खाई जाएगी। भाभी आज भिंडी बना रही है तो मेरे लिए भिंडी 2 प्याजा बना देना, इसमें आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। इसी तरह घर के बाकी सदस्य भी अपनी अपनी पसंद वाली भिंडी की रेसिपी का नाम बता देते हैं। किसी को मसाला भिंडी खानी थी, किसी को भिंडी की सूखी सब्जी, और आद्या को ये सब बनाना पड़ता है। घर वालों की रोज रोज 36 तरीके की डिमांड आद्या को न केवल परेशान कर रहे थे, बल्कि उसे शारीरिक तौर पर काफी थका भी रहे थे। रोज रोज इतनी वैरायटी की सब्जियां बनाना आसान नहीं था। इस समस्या से परेशान आद्या ने ये बात अपनी माँ को फोन पर बताई। होता यह है कि एक दिन आद्या की माँ ललिता उसे फोन करती है, लेकिन आद्या किचन में होती है और ऋषभ फोन उठाता है। नमस्ते मम्मी जी, कैसी हो आप? जीते रहो ऋषभ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग ठीक हो ना? हाँ मम्मी जी, हम सब लोग ठीक है। आद्या बेटा कहाँ है? वो मेरा फोन ही नहीं उठा रही, जरा उससे बात करा देते। मम्मी जी, आद्या तो किचन में है, आप 1 मिनट रुको, मैं आपकी बात कराता हूँ। ऋषभ फोन लेकर किचन में जाता है और आद्या से कहता है, आद्या मम्मी जी का फोन है। आद्या उस वक्त 5-6 तरीके की सब्जियां बनाने में काफी व्यस्त होती है। ऋषभ, आप मम्मी से कह दो, मैं उनसे बाद में बात कर लूंगी। ठीक है। ऋषभ ललिता से ये कहकर फोन रख देता है कि आद्या फ्री होकर उन्हें फोन कर लेगी। लेकिन आद्या को तो कई तरीके की सब्जी बनाने से फुर्सत ही नहीं थी। वो अपनी मम्मी को कॉल बैक नहीं कर पाती। आद्या के फोन का इंतजार करने के बाद ललिता बार बार उसे फोन करती है, लेकिन हर बार फोन परिवार का दूसरा सदस्य उठाता है। एक दिन ललिता प्रतिमा को फोन करती है और उससे कहती है कि आद्या से बात करा दे। आद्या बहू, तूने अपनी मम्मी को फोन नहीं करा? ले, उनका फोन आया, अभी बात कर ले, बेचारी परेशान हो रही है। आद्या फोन लेकर अपने कमरे में चली जाती है। कैसी हो मम्मी? अरे मेरी छोड़, ये बता तू किस दुनिया में रह रही है? अरे शादी तो हमने भी की थी, लेकिन अपने माता पिता को नहीं भूले। तू तो हमें ही भूल गई। मैंने तुझे कितनी बार फोन किया, लेकिन तूने एक बार भी फोन नहीं उठाया। तुझसे पलट के फोन भी नहीं किया गया। ससुराल चला रही है या पूरी दुनिया? मैं क्या करूं मम्मी, मैं तो शादी करके फंस गई हूँ। ये लोग मुझे किचन से बाहर आने दे तब तो मैं तुम्हारा फोन उठाऊं। मुझे यहाँ से ले जाओ ना। ऐसी क्या बात हो गई आद्या बेटा? मम्मी, यहाँ सबको न जाने क्या हो गया है। पहले मैं 1-2 सब्जी बनाती थी तो सब खा लेते थे, लेकिन कुछ दिनों से सबकी अलग अलग फरमाइशें होने लगी है। एक सब्जी तो किसी को खानी ही नहीं है। घर में 6 लोग हैं और सबको 6 तरीके की सब्जी खानी होती है। मैं सबकी पसंद की अलग अलग सब्जी बनाती रह जाती हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बहुत जल्द मास्टर शेफ बन जाऊंगी। कुछ करो मम्मी, मेरी हेल्प करो, मेरे से नहीं होता इतना काम। तो बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं तुझे बताती हूँ करना क्या है। इससे सबको अलग अलग सब्जी भी मिल जाएगी और तेरा काम भी आसान हो जाएगा। ऐसा कौन सा उपाय है, जल्दी बताओ ना मम्मी। अरे तू एक काम कर, एक तरह की ग्रेवी बनाकर रख ले, और जिसको जिसको जो सब्जी खानी है उसी ग्रेवी में सब्जियां भून कर डाल दे। जैसे एक ग्रेवी तैयार कर ली सिंपल सी, उसी में आलू मटर डाल दे, उसी ग्रेवी में आलू गोभी डाल दे, उसी ग्रेवी में आलू शिमला मिर्च डाल दे। इस तरह से तेरा काम भी जल्दी हो जाएगा और सबको अलग अलग सब्जी भी मिल जाएगी। थैंक यू मम्मी, तुमने तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अच्छा, अब मैं फोन रखती हूँ। अब आद्या ऐसा ही करती है। अगली सुबह वो एक तरह की ढेर सारी ग्रेवी तैयार करके रख लेती है और सबको उसी ग्रेवी में अलग अलग सब्जी खाने के लिए देती है। आद्या बहू, आज तो टिंडे की सब्जी बना ले।
क्या माँ, तुम तो जानती हो मैं टिंडे नहीं खाता। आद्या तुम मेरे लिए करेले की सब्जी बना दो। अब करेले का नाम सुनते ही मेनका का मुंह बन गया। कड़वा करेला मुझे नहीं खाना, भाभी मेरे लिए पनीर की सब्जी बना दो। इसी तरह से अशोक और सुशांत की भी अलग डिमांड होती है। मिलेगा मिलेगा, सबको अपनी पसंद का खाना मिलेगा, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। आद्या ने सुबह एक ग्रेवी तो तैयार करके रखी थी, वो उसी ग्रेवी में टिंडे भून कर डाल देती है, उसी ग्रेवी में करेले और उसी ग्रेवी में पनीर। मतलब सब्जियां अलग अलग, लेकिन ग्रेवी सबकी सेम ही रहती है। सभी लोग खाना खाते हैं। पहले दिन तो सबको सब्जी अच्छी लगती है, लेकिन जब रोज रोज सबको सेम ग्रेवी खाने को मिलती है तो किसी को भी खाने में स्वाद नहीं आता। आद्या बहू ने ये कैसी सब्जी बनाई, ऐसा लग रहा है यही सब्जी मैंने कल खाई थी और यही सब्जी परसों भी खाई थी। सब्जियों के टेस्ट में कोई बदलाव ही नहीं। उसने सब्जी बनाई तो सबके लिए अलग अलग ही है, लेकिन सभी सब्जियों का स्वाद एक जैसा है। रोज रोज वही स्वाद मिल रहा है। ऋषभ को भी लगातार खाने में एक जैसा स्वाद मिल रहा था। सब्जियों में पहले वाली बात नहीं आ रही, कुछ मजा ही नहीं आ रहा। अब घर के सभी सदस्य बेहतर स्वाद के लिए बाहर का खाना खाना शुरू कर देते हैं। अरे प्रतिमा, आज कुछ अच्छा खाने का मन हो रहा है। चलो बाहर मोहन हलवाई के यहाँ से छोले भटूरे खाकर आते हैं। उसके छोले ना बड़े टेस्टी होते हैं। वैसे भी घर की बनी सब्जी में तो वही स्वाद मिलेगा जो हम रोज ही खाते हैं। मेरा भी ना आज कुछ अलग खाने का मन हो रहा है। दोनों पति पत्नी छोले भटूरे खाने के लिए हलवाई की दुकान पर जाते हैं। इधर ऋषभ और सुशांत भी अब दोपहर का खाना ऑफिस की कैंटीन में खाने लगते हैं। आज कैंटीन से खाना खा लेता हूँ। हमारे ऑफिस के कैंटीन में तो अच्छा खाना मिलता है, टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। आद्या ने तो वही सब्जी दी होगी जो रोज मिलती है। सुशांत भी ऑफिस में बाहर से ऑर्डर करके खाना मंगाता है। आज कुछ अलग बना लेती हूँ, भाभी ने तो वही सब्जी बनाई होगी। पता नहीं वो कैसा खाना बनाने लगी है। पहले तो अच्छा खाना बनाती थी, अब तो उनके खाने में एक जैसा ही स्वाद रहता है। मेनका किचन में जाती है और दोपहर के खाने में अपने लिए ब्रेड पकौड़ा बना लेती है। चलो कुछ तो चेंज हुआ। धीरे धीरे घर के सभी सदस्य सुबह का नाश्ता भी आधा अधूरा खाकर छोड़ने लगते हैं। ऋषभ, आपने नाश्ते में एक ही पराठा खाया, और सुशांत तुमने तो एक पराठा भी नहीं खाया। आधा पराठा कौन खाता है भला? मैंने सबकी पसंद की अलग अलग सब्जी बनाई है, आप लोग खाना क्यों नहीं खा रहे? आद्या, आज कुछ पेट ठीक नहीं लग रहा। वैसे भी सुबह सुबह इतना हैवी नाश्ता नहीं किया जाता। तुम ऐसा करना, अब से मेरा नाश्ता मत बनाना और दिन का लंच भी मत बनाना। मैं सिर्फ रात में खाना खाया करूंगा। ऑफिस में तो सारा टाइम कुर्सी पे बैठकर काम करता हूँ। देखो पेट भी बाहर आ गया है। थोड़ा कम खाऊंगा तो मेंटेन रहूंगा। एक्सरसाइज करने का टाइम भी तो नहीं मिलता। इसी तरह से बहाना बनाकर ऋषभ एक पराठा खाकर ऑफिस चला जाता है। सुशांत भी कुछ इसी तरीके से बहाना बना देता है। भाभी, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा डाइट पे चला जाऊं। इधर कुछ दिनों में नाश्ता नहीं करूंगा और लंच भी नहीं करूंगा। कुछ फ्रूट्स और स्प्राउट्स वगैरह ले लूंगा, उसमें मेरा नाश्ता और लंच दोनों हो जाएगा। मैं सिर्फ डिनर करूंगा। अशोक और प्रतिमा भी नाश्ते में एक पराठा खाते हैं। दिन में वो दोनों बाहर जाकर कुछ न कुछ चुटर पुटर खा लेते हैं, जिससे उन्हें स्वाद भी आ जाए और उनका पेट भी भर जाए। मेनका का भी कुछ यही हाल था। धीरे धीरे घर के सभी सदस्य आद्या के बनाए खाने से बचने लगते हैं। ऋषभ कभी ऑफिस के कैंटीन से पोहा, उपमा या इडली लेकर नाश्ता कर लिया करता, और दोपहर का खाना भी वो अक्सर कैंटीन या बाहर किसी रेस्टोरेंट से मंगाकर खा लेता। सुशांत भी सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना रोज बाहर ही करने लगता है। डाइट फॉलो करना तो दूर, वो तो बाहर के समोसे, कचौरी और जलेबी पर खूब हाथ साफ कर रहा था। यही हाल था प्रतिमा और अशोक का। मेनका भी बाहर जाकर कुछ न कुछ खा लेती, जिससे उसके मुंह का टेस्ट भी बना रहे और पेट भी भर जाए। लेकिन बाहर का खाना आखिर कितने दिनों तक खाया जा सकता था? बाहर के खाने से सबकी सेहत पर बुरा असर दिखना शुरू हो जाता है। किसी को गैस की समस्या होने लगती है, किसी का पेट बाहर आने लगता है। यार, ये बाहर का खाना तो बहुत भारी पड़ रहा है। मेरा हाजमा बिगड़ने लगा है, क्या करूं? रोज रोज बाहर के समोसे कचौरियां खाकर मैं फूल कर खुद कचौड़ी बन जाऊंगा। अब बाहर का खाना तो नहीं चल सकता, घर का खाना ही खाना पड़ेगा। लेकिन घर का भी खाना खाऊं तो फिर से भाभी वही सब्जी बनाकर दे देगी, रोज रोज एक ही स्वाद। प्रतिमा और अशोक भी आपस में एक दूसरे से यही बात करते हैं। प्रतिमा, हम जो ये हलवाई की दुकान पे जाकर पूरी, कचौरी और छोले भटूरे खा रहे हैं ना, ये एक दिन हमारी सेहत को बहुत नुकसान कर देगा। अरे मैं तो खुद बाहर के खाने से परेशान हो गई हूँ। बाहर न जाने कौन से तेल में पूरी कचौरी बनती है। एसिडिटी के मारे मेरे गले से लेकर पूरा पेट तक जल रहा है। कितनी गोलियां खा चुकी हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं। गोलियां खाने से कुछ नहीं होगा, हमें बाहर का खाना छोड़ना पड़ेगा। घर के सभी सदस्य आपस में डिसाइड करते हैं कि वो अब घर का बना खाना खाएंगे।
उस शाम जब आद्या किचन में चाय बना रही थी और परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठे हुए थे, हम लोगों ने जो घर का खाना छोड़कर बाहर का खाना शुरू किया है ना, मैं और तेरी मम्मी तो उससे बहुत परेशान हो चुके हैं। हमारा पेट बाहर का खाना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। पापा, बाहर का खाना खा खाकर मेरा हाजमा खराब हो चुका है। अब तो लग रहा है कि डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अरे मेरी तो पूछो मत, मैंने तो डाइट का बहाना बना करके घर का खाना छोड़ा था और तब से मैं बाहर के समोसे, कचौरी और न जाने क्या क्या उल्टी सीधी चीजें खा रहा हूँ। मैं तो कल डॉक्टर के पास होकर आया, उसने इतनी दवाइयां दे दी, ये देखो। सुशांत सबको अपनी दवाइयां दिखाता है। मैं भी मैगी, नूडल्स और ब्रेड पकौड़े न जाने क्या क्या खाकर ना तंग आ चुकी हूँ। अब घर वालों को इस बात का एहसास हो जाता है कि आद्या पहले जो अपने हिसाब से खाना बनाया करती थी वही ठीक था, उसमें स्वाद भी था और सेहत भी। ये सब हमारी वजह से हुआ है। बहू पहले अपने हिसाब से खाना बनाती थी, 1-2 सब्जी बनाती थी, लेकिन अच्छा बनाती थी। हमने ही उसे परेशान करना शुरू कर दिया। हम सब ने उसे अपने अपने पसंद की रोज 5-5, 6-6 सब्जियां बनवानी शुरू कर दी। अब वो बेचारी करे तो क्या करे, उसकी भी कोई गलती नहीं है। एक ही दिन में इतनी इतनी सब्जियां बनाएगी तो स्वाद कहाँ से आएगा। सही कह रहे हैं आप, ये सब हमारी वजह से हुआ है। हमने उसे बहुत परेशान किया था। न जाने हमारे दिमाग में कौन सा फितूर सवार हो गया था। मम्मी, आप आद्या से कह दो कि जैसे वो पहले खाना बनाया करती थी वैसे ही बनाया करे। उसी समय आद्या चाय लेकर आती है। क्या बातें हो रही है, देखिए मैं आप लोगों के लिए चाय के साथ अलग अलग तरह के पकौड़े भी लेकर आई हूँ। सबकी पसंद के अलग अलग पकौड़े हैं। आलू के पकौड़े, गोभी के पकौड़े, पनीर के पकौड़े, पालक के पकौड़े, मिक्स वेज के पकौड़े। बहू तो खाना बहुत अच्छा बनाती है, लेकिन हमने तुझे बहुत परेशान किया। तुझसे रोज अपने अपने पसंद की अलग अलग सब्जियां बनवाई। तू आज से वैसा ही खाना बनाएगी जैसा तू पहले बनाती थी। 1 या 2 सब्जी बनाना, लेकिन अपने हिसाब से बनाना। आज से किसी की कोई अलग डिमांड नहीं होगी। ठीक है मम्मी जी, तो आज रात के खाने में क्या बना लूं? देख, किचन में जो हरी सब्जी पड़ी है वो बना ले। मम्मी जी, किचन में लौकी और तोरी रखी है। ठीक है, तू लौकी की सिंपल सब्जी बना ले, तोरी कल सुबह बना लेना। हम एक ही सब्जी से खाना खा लेंगे। ठीक है मम्मी जी। रात के खाने में आद्या एक सब्जी बनाती है, वो भी लौकी की सब्जी। पूरा परिवार खाना खाने बैठता है। सबको एक सब्जी मिलती है, लेकिन उसमें क्वालिटी होती है। जब सब खाना शुरू करते हैं, कितने दिनों के बाद आज वही पुरानी स्वादिष्ट सब्जी खाने को मिली। इसी स्वाद को तो मैं मिस कर रहा था। आज खाना खाकर मन तृप्त हो गया। सही कह रहे हो पापा, पहले की तरह आज खाना खाकर बहुत अच्छा लग रहा है। अब आद्या बहू पहले की तरह ही खाना बनाया करेगी। 1 या 2 सब्जी बनाएगी और सभी को वही खाना होगा। हाँ मम्मी, मैं तो वही खाना खाऊंगा जो भाभी बना करके देगी। भाभी की जो मर्जी हो वो बनाए अपनी मर्जी से। भाभी जो बनाती है अच्छा ही बनाती है। अब आद्या पहले की तरह खाना बनाने लगती है और जैसे ही वो पहले की तरह अपने हिसाब से खाना बनाना शुरू करती है, सबकी सेहत भी ठीक होने लगती है और उसकी बनाई हुई सब्जियों में सबको स्वाद भी मिलने लगता है।